धोखा देने वाला प्रधानमंत्री पहली बार देखा है। इंडिया को वोट करिए। मेरा आपके चैनल से ये भारत की जनता से अपील है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया को जनता समर्थन देने जा रही है। जब नरेंद्र मोदी आपने अपनी बीवी छोड़ दी तो बच्चा कहां से होना था। कितना सहमा और डरा सा प्रधानमंत्री इस वक्त नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करते हुए मार्गदर्शन मंडल में डालने का काम करे। मणिपुर पर जब बोल रहे थे तो निर्लज्जता के साथ हंस रहे थे। जितने भी अनमैरिड लोग बड़े सत्ता पर बैठे हैं इन सबको बिल्कुल वोट ना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले, बहुत बड़ा दुर्भाग्य था जो उनको देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठाएं। जो आपके ऊपर बदन में कपड़ा है वो भी भारतीय जनता पार्टी आपको उतरवा लेगी। दलितों का जो मान सम्मान बहन कुमारी मायावती जी बनाई है, जो कुर्ता पहनता और टाइट करके पूरे मार्केट में जो घूमते, हम लोग गांव में घूमते, तुम साले उसको बेचने के लिए राज करते हो। दलित मुस्लिम में एकता हो सकती है, आरएसएस में मुस्लिम में एकता नहीं हो सकती है। बहन कुमारी मायावती जी किंग मेकर बनने वाली है। पीएम मोदी ने कल लाल किले से देश को संबोधित किया। उन्होंने परिवारवाद का जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है कि वो वापस सत्ता में आ रहे हैं। तो अभी हमारे साथ कई आम जनता मौजूद है, इनसे जानेंगे कि वो इस भाषण को लेकर उनकी क्या सोच है। सर, आपका नाम? विनोद राय। कल आपने भाषण सुना पीएम मोदी जी, कैसा लगा भाषण? भाषण वो अपने आंतरिक दिल से, अपनी आंतरिक मन स्थिति से, अपना तजुर्बा से, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा से जो देश को संदेश दिया, उस संदेश जब भारतीय समाज के दर्पण में जब उतरने लगा तो मुझे लगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वही घिसे पीटे शब्दों का लाल किला के प्राचीर पर प्रयोग हुआ जो निरंतर भाजपा 2014 से रिपीट करती आ रही है। उस पूरे भाषण के अंतर्गत कोई ऐसा एक बिंदु नहीं मिला जो भारत के नब्ज पर अटैक करता हो, जो भारत के विकास को टच करता हो, जो भारत में समरसत्ता स्थापित करने के लिए टच करता हो। अब रह गया सवाल कि भाजपा, आप मोदी जी अब अंधभक्त किस मापदंड से लाल किला के प्राचीर से जो उनका भाषण आया है, न भूतो न भविष्यत, न लाल किला के प्राचीर पर खड़ा होकर के आम जनता को ये देश धोखा देने वाला प्रधानमंत्री पहली बार देखा है। जो सरेआम हिंदुस्तान की जनता को लाल किला के प्राचीर से ये बताया हो कि वही भतीजावाद, वही भाई भतीजावाद, वही जो है परिवारवाद, वही जो है उनकी बात। अब प्रधानमंत्री को अमित शाह का परिवारवाद नहीं दिखाई देता, आप तमाम राजनाथ सिंह जी का परिवारवाद नहीं दिखाई देता, लालू का परिवारवाद जरूर दिखाई देता है और नेहरू परिवार का परिवारवाद जरूर दिखाई देता है। अब हमको एक बात समझ में नहीं आती साहब, एक लड़का का आईएएस का लड़का आईएएस होता है, एक इंजीनियर ट्रेड जो भारत का है, माप जो है भारत का है, जो दिशा भारत का है, तो उसमें तो हम हमेशा पाए कि एक डॉक्टर का ही लड़का डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर का लड़का इंजीनियर होता है, एक नेता का लड़का नेता होता है। और जितने लोग हैं साहब, प्रधानमंत्री 80 करोड़ जनता को राशन की बात लाल किला के प्राचीर से हम खोजते रह गए उनके भाषण में कि जो भारतीय जनता पार्टी और भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री निरंतर अपने हर मीटिंग में, हर क्षेत्र में भारत की व्यवस्था के निर्माण में 85% जनता को राशन देने की बात करता है। आज जब लाल किला पर चढ़ता है
जिसके प्राचीर को पूरी दुनिया एकदम पैनी नजर से देख रही थी, उस प्राचीर के भाषण से आप 85 करोड़ जनता को निकाल देना, ये मुझे अत्युक्ति दिखाई दी साहब। हमको कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने जब कहा कि देश विकास कर रहा है, तो वही प्रधानमंत्री कहता है कि देश का 85 करोड़ जनता 2 किलो गेहूं और 1 किलो चावल के लिए लाइन में खड़ी है। यही भारत की जनता, और वो विकास की बात करता है, वो डेवलपमेंट की बात करता है, वो शिक्षा की बात करता है, वो नाना का न जाने कौना किताब से प्रधानमंत्री के जो सुझावक जो हैं, भाषण लिखने वाले जो लोग हैं, उसके मंत्रिमंडल के लोग जो हैं, वो कहां से लिखते हैं, कहां से आंकड़ा लाते हैं, भारत की किस डिक्शनरी में उनके पास ये चीज आ जाती है कि जिसको केवल भाजपा के नेता ही पढ़ते हैं, दूसरे दल के नेता पढ़ नहीं पाते। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब राजनीति का ट्रैक बदल चुका है। अब प्रधानमंत्री को ये समझ लेना चाहिए कि लाल किला के प्राचीर से अगर आप नेता हैं, आपने शायद आपका गृह मंत्री डिग्री भी घोषित किया था, जिसमें उसने एमए और डबल एमए की बात की थी। यहां रिक्शा चलाने वाला भी एमए है, यहां जूता सीने वाला भी एमए और पोस्ट ग्रेजुएट है साहब। बेरोजगारी एक समस्या, और बेरोजगारी तो साबित प्रधानमंत्री ने कर दिया कि देश का 85 करोड़ आबादी 140 करोड़ में, अगर 85 करोड़ आबादी कटोरा लेकर के सड़क पर खड़ी है, तो अब बेरोजगारी की बात साहब क्या करते हैं, अब उद्योग धंधे की बात क्या करते हैं। वास्तविकता यह है कि 90 के बाद अगर 1 करोड़ की परियोजना एक हिंदुस्तान के अंदर किसी कोने में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कल कारखाना, एक कोई बड़ी पुल का निर्माण करना अगर दिखा दे, तो मैं प्रधानमंत्री को 2024 में मैं प्रधानमंत्री को वोट करूंगा। और नहीं तो मेरा जनता से अपील है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान पर नहीं साहब, अब जो है हिंदू मुसलमान पर नहीं, अब अगड़ा पिछड़ा के नाम पर नहीं, भारत के निर्माण पर, भारत में एकता स्थापित करने के नाम पर, भारत में सद्भाव के नाम पर, भारत की अखंडता के नाम पर आप इंडिया को वोट करिए। मेरा आपके चैनल से ये भारत की जनता से अपील है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया को जनता समर्थन देने जा रही है। धन्यवाद। आपका नाम? सतपाल सिंह। ने भाषण सुना कल? बिल्कुल सुना। कह रहे हैं कि वो 24 में वापस आने जा रहे हैं। नहीं, वापस अपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। आप ये देखो ना, उनके भाषण में था क्या? वो कांग्रेस के पीछे हाथ धो के पड़े हुए, उनके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। जबकि आप ये देखिए कि नरसिम्हा राव, राजीव गांधी के बाद से नरसिम्हा राव 5 साल, उसके बाद अटल जी वाला कार्यकाल, उसके बाद ये जो आपका ये था मनमोहन सिंह का 10 साल का कार्यकाल, ये परिवारवाद ख़त्म करेंगे, हम परिवारवाद ख़त्म करेंगे। जैसा कि राय साहब ने कहा कि बीजेपी में कितने परिवारवाद के नाम उन्होंने गिना दिए, ठीक है ना, अमित शाह, राजनाथ और कितने नाम। अब उसको समय क्यों खराब किया जाए? इसमें है परिवारवाद, उसमें परिवारवाद था नहीं। और इस बार गठबंधन है, कहाँ से आ सकता है राहुल प्रधानमंत्री पद के लिए, ये तो बाद में तय होगा। आप परिवारवाद के पीछे पड़े हुए हो, आप भाजपा आप कांग्रेस परिवार के पीछे पड़े हो, गांधी परिवार के पीछे पड़े हो, जैसा कि राय साहब ने कहा लालू परिवार के पीछे पड़े हुए हो, अखिलेश के परिवार के पीछे पड़े हुए। ये परिवारवाद करते हैं। जब नरेंद्र मोदी आपने अपनी बीवी छोड़ दी तो बच्चा कहाँ से होना था? बच्चा कहाँ से होना था? बाबा ने की नहीं, तो भैया वो तो ये कहेंगे ये परिवारवाद है, हम ही एक देश की सेवा कर रहे हैं। अरे तुमने तो कारता दिखाई थी पत्नी को छोड़ते हुए, गुजरात को लूटा, गुजरात के बाद आज देश लूट रहे हो। और तुम बार बार यही बात कह रहे हो कि परिवारवाद, कैसा परिवारवाद तुम कहते हो? और फिर देखिए, जब आप बोलने लगते हो तो अपनी योजनाएं गिनाने लगते हो। आप कहीं भी जाते हो कि आप मणिपुर के मामले में बोलते हो कितना बड़ा हादसा, वहाँ पर भी आप अपनी जो रनिंग कमेंट्री शुरू कर देते हो। आप चुनावी मूड में आ जाते हो, 36 सेकंड के लिए आप मणिपुर के लिए बोलते हो, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चले जाते हो। क्यों चले जाते हो भैया? अभी आप वहाँ पे संसद में ये बोल रहे हो और परिवारवाद का नारा दे रहे हो, उसके बाद आप अपना चालू हो जाते हो
चुनावी मूड में आ जाते हो, हमारी ये योजना है, हम ये ला रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि कितना हताश है प्रधानमंत्री। और जो प्रधानमंत्री खुद को अभी से डिक्लेयर कर रहा है कि मैं 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनूंगा, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट एक दर्शाता है कि कितना सहमा और डरा सा प्रधानमंत्री इस वक्त है देश के पटल पर, जिसको अब लगने लग गया है कि 98-99% आदमी उसकी खिलाफत कर रहा है। और ऐसे में वो कह रहा है कि मैं 2024 में आऊँगा। अभी बात चल रही थी गरीबी की, तो वो चावल बट रहा है, चावल सबको दे रहे हैं, और एक तरफ कहते हैं कि देश में कोई गरीबी है ही नहीं। गरीबी नहीं है तो 80 करोड़ को चावल किस बात का दिया जा रहा है, ये बताइए आप। गरीबी है ना, अगर गरीबी रेखा से अगर ऊपर ही उठ रहे होते तो वो आपके 5 किलो के चावल के लिए नहीं आते। गरीब है आज भी देश, और ऐसे नेताओं के चलते तो और भी गरीब रहेगा। तो मैं चाहता हूँ देश की जनता को कि इंडिया को जिताएं, एक अजब सा परिवर्तन करें और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करते हुए मार्गदर्शन मंडल में डालने का काम करें। बाकी आप पंडित कोई और सवाल हो तो बात करें। परिवारवाद को उन्होंने सबसे बड़ी बीमारी बताया लोकतंत्र की। परिवारवाद हमने अभी आपसे क्या कहा, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी बीमारी है ना। ठीक है, आप पहले एक काम करो, अमित शाह के लड़के को निकाल दो, राजनाथ के लड़के को निकाल दो, जितने को है। परिवारवाद तो कोण तुमने पाला है। हमारे यहाँ तो जो राजनीतिक दल थे पुराने, अगर वो परिवार से चलते थे तो उनका एक दायित्व होता था, एक परिवार का दूसरे परिवार में आया, मगर वो समाज में कुरुकता नहीं फैलाते थे, हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे, वो समाज में काम करते थे। अगर वो परिवार टू परिवार चल भी रहा था तो वो देश की जनता को इग्नोर नहीं करते थे, उनकी मजबूरियां, उनकी ज़रूरतों को समझते थे। मगर आपने ना तो ज़रूरतें समझी और ना ही आपने परिवारवाद की बात जो करते हैं, तो पहले अपने घर से परिवारवाद खत्म करिए। हम कहेंगे लालू यादव को, हम कहेंगे अखिलेश यादव को, हम कहेंगे राहुल गांधी से कि परिवारवाद खत्म करो, मगर जिस कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं, आप देख लो, जब से नरसिम्हा राव आया है सरकार में कौन सा कांग्रेस के परिवार के आदमी बैठा है, कितना पीछा पड़ चुका है, कितनी जलालत है इसमें प्रधानमंत्री में, कितना निर्लज प्रधानमंत्री है, जो मुंह में आता नाप शानाप बकता रहता। बस और आपका नाम? दिनेश मिश्रा। ये कल आपने भाषण सुना पीएम मोदी का? हमने कल भाषण सुना, दो चीज़ों को हमने गौर किया। सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज़ को प्रधानमंत्री जी परिवारवाद से जोड़ते हैं, कल खुद ही उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये भाई बहनों और मित्रों का आने के बजाय उन्होंने कहा कि हे परिवार के लोगों, मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूँ और आगे मुझे वोट दीजिए और जिताइए। जब प्राचीर की दीवार से देश के नाम संबोधन होता है लाल किले के, तो पूरे भारत की जनता ने, विश्व के लोगों को ये पटल पर दिखाई देता है कि भारत का प्रधानमंत्री भारत के विकास और विदेश नीति में कुछ अच्छा बदलाव करके और आपस में जोड़े रखने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, विकास के लिए, शिक्षा बेरोजगार के विकास के लिए बात करेगा। लेकिन जो भाषण देश के नाम संबोधन प्रधानमंत्री जी ने किया, उसमें देश के विकास से संबंधित कोई बात नहीं, देश के एजुकेशन से संबंधित कोई बात नहीं की, ना स्वास्थ्य से उन्होंने बात किया। पहली बात तो मैंने बताया कि उन्होंने खुद परिवारवाद को परिवारवाद कहते कहते खुद परिवार ही समझने लगे। उनको कहीं ना कहीं 2024 में डर सता रहा है कि हम चले जाएंगे। इससे डर करके उन्होंने भारत के लोगों को परिवार समझने की कोशिश की। एक लगता है ये भी जुमला उन्होंने नया फेंका है वोट लेने के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ मणिपुर पर जब बोल रहे थे तो निर्लज्जता के साथ हंस रहे थे। जहाँ हमारी बहन बेटियों को निर्लज्जता करके उनको नंगा करके घुमाया जा रहा था, उसी भाषण पर भाषण देते हुए निर्लज्जता के साथ प्रधानमंत्री स्वयं हंस रहे थे, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि परिवारवाद कहाँ नहीं है, परिवारवाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा परिवारवाद नहीं होगा, हम एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, तो हम एक दूसरे की पीड़ा को ही नहीं समझ पाएंगे। फिर तो कहा जाएगा ज्योतिष के मुताबिक कि तुम्हारा मंगल ही खराब, तुम एक दूसरे जोड़ ही नहीं सकते हो। तो हमें समाज में वैमनस्यता नहीं फैलाना है। जब हमारे पास परिवार होगा तभी हम, परिवार क्या होता है, एक समूह होता है। जिस समूह से आप जुड़ते हैं, सब एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आगे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि गुरु नानक जी एक गांव जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो कहते, उनको
ढेले मारते हैं, ईंट पत्थर मारते हैं, तो गुरु नानक जी कहते हैं आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। फिर दूसरे गांव में जाते हैं, लोग उनका खूब सत्कार करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, सेवा करते हैं, तो नानक जी कहते हैं उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। उनके शिष्यों से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा साहब जिसने लाठी डंडे मारे उनको आप कहते हैं कि आप वो करिए, मतलब आबाद रहिए, और जो आपकी सत्कार कर रहे हैं उनको कार्य उजड़ जाइए। तो नानक जी ने कहा कि ये जब अच्छे लोग हैं, ये बाहर जाएंगे अपनी अच्छाइयाँ फैलाएंगे, ये है परिवार। बुराइयाँ वो हैं जिनको कहा कि आप आबाद रहिए, जो बुरे लोग उनको आबाद ही रहने देना चाहिए। अगर वो आबाद नहीं रहेंगे तो बुराइयाँ फैलाएंगे, वैमनस्यता फैलेगी। तो मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी और ये जितने भी अनमैरिड लोग बड़े सत्ता पर बैठे हैं, इन सबको बिल्कुल वोट ना करें, क्योंकि ये लोग जब परिवार विहीन ही हैं तो ये क्या समाज का भला करेंगे। वो अपने भलाई में लगे रहेंगे कि हम मरेंगे, बुढ़ापे में हमारा कौन सेवा सत्कार करेगा, उसके लिए धन इकट्ठा करेंगे। जिसके पास परिवार रहेंगे वो इसलिए नहीं इकट्ठा करता कि परिवार के लोग उसकी सेवा स्वयं ही करेंगे, तो परिवार वालों को वोट दिया जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि 2024 में जो इंडिया गठबंधन है वो मुकाबला कर पाएगा एनडीए का? जनता मुकाबले में उतरी है, इस समय जनता खिलाफत में है वर्तमान सत्ता पक्ष के, और निश्चित तौर पर इस देश की जनता या किसी भी राज्य का जो नागरिक होता है, सत्ता के विरुद्ध जब जब युद्ध छेड़ा है तब तक तथा पलट हुआ है, और यहाँ पर तख्ता पलट होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। कल आपने भाषण सुना पीएम मोदी का? प्रधानमंत्री का मैंने भाषण सुना सर। आप देखे होंगे 1947 से लेकर 2023 तक 9 साल घटा दीजिए, हमारे देश की जनता जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तो छोटे छोटे आदमी, गरीब मजदूर, किसान बेचारे क्या करते हैं, अपना टीवी ऑन कर लेते हैं, रेडियो ऑन कर लेते हैं, फ़ोन ऑन कर लेते हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री क्या गरीबों के हित में बोलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कल ऐसी कोई बात वो चर्चा नहीं की है जो गरीबों के हित के लिए बात करें, बस वो सिर्फ परिवारवाद के लिए बात की है। ठीक है, लेकिन हमारे देश की जनता आपसे ये उम्मीद परिवारवाद के लिए नारा नहीं आपको वहाँ भेजी है, देश के लिए भेजी है, देश के हित में काम करने के लिए भेजी है। राइट, इसलिए जनता के कल कोई भी चीज़ उनके फ़ायदे के लिए कोई भी चीज़ वहाँ से घोषणा नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले और हमारे देश की जनता ने बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि जो उनको देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठाएं। पहली बात, वो जुमला अपने वादा किए थे कि मैं चौकीदार हूँ, मैं आपकी रक्षा करूँगा। हमारे देश की रक्षा सिर्फ 4 आदमी करते हैं, नौजवान, किसान, मजदूर और बेचारे मीडिया भाई लोग। ये हमारे देश की रियल में जो देश की रक्षा करने वाले सिर्फ 4 लोग, जैसे आप लोग जैसे भैया। ठीक है, उनको भी उम्मीद था कि चलो हमारा चौकीदार अगर सही रहेगा, हमारे देश के पैसा जो अभी तक कांग्रेस में लूट के गए थे वो बचा के रखेगा और 15 लाख रुपया आएगा, सरकारी नौकरी भी देगा, वगैरह वगैरह सब देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देश के ऐसा चौकीदार सोया कि जो देश के पैसा, गरीब मजदूर बेसहारे के पैसा लूट के वो अंबानी को, अडानी को, नीरव मोदी को जैसे वो दे दिए। रही बात दूसरे, अभी सभी लोग, आप लोग कहते हैं, मीडिया भाई भी चर्चा कहती है, सब लोग चर्चा कहती है एनडीए वर्सेस इंडिया। ठीक है सर, लेकिन हमारे दलित भाई बेचारे जो हैं, दलित में सभी लोग आते हैं, दलित में मतलब हमारे जो दलित में कई कास्ट आते हैं वो सभी लोग आते हैं। हमारे दलित से मैं यही आपसे अपने चैनल द्वारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे पूरे भारत के दलित, अब आपको चांस मिला है सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए। अगर ये चांस चला गया तो जो आपके ऊपर बदन में कपड़ा है वो भी भारतीय जनता पार्टी आपको उतरवा लेगी। ये मैं लिख के कह रहा हूँ। इसलिए दलित मेरे बड़े भाई लोग, हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है, अपना मोट मोटाव ख़त्म करके एक बहन जी के आप लोग साथ दीजिए, देश के प्रधानमंत्री बना, लेकिन उनको कारवा अपना आगे बढ़े। इसलिए अपने दलित भाई लोग से आपके चैनल के द्वारा एक आम जनता, आम नागरिक, दलित के बेटा आपसे अनुरोध करता है कि बहन जी के कंधों से कंधा मिला के उनका साथ दीजिए, और साथ देने के बाद
जब राहुल भाई की कुछ कमियां सीटें रह जाएगी तो बहन जी उनको इंडिया के मजबूत करने के लिए किंग मेकर करके उभरेंगे। अभी आपने मायावती जी का जिक्र किया जी। तो वो तो ना अभी इंडिया में है जी। ना एनडीए में है। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। इंडिया में सर हम लोग देख ले जो दलित भाई लोग हैं, दलित भाई में मतलब आपको क्या लगता है कि उनको इंडिया में जाना चाहिए, गठबंधन शामिल होना चाहिए? जाएंगे अभी अकेले चुनाव लड़ेंगे, किंग मेकर उड़ेंगे। लास्ट में देखो, लास्ट में हमारे राहुल भाई के वो नहीं जाएंगे, तब भी हम लोग जितने दलित भाई लोग हैं तब भी बहन जी को जबरदस्ती लेके चलेंगे हाथ जोड़ के। बहन जी हम लोग आपको वोट दे के सांसद बनाए, सब कुछ बनाए, आप इंडिया के साथ ही है जो दलितों के हित में काम करती है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी दलितों के सबसे ज़्यादा पहले भी विरोधी थी, आज भी विरोधी है और आने वाले टाइम पे विरोधी रहेगी। और एक चीज़ और कहने देते हैं, भारतीय जनता पार्टी पुराना इतिहास कहती है कि कांग्रेस ने ये की, कांग्रेस ने वो की, कांग्रेस ने ये लूटा, कांग्रेस ने लूटा, कांग्रेस ने ये सताई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं कहती है कि दलितों के लिए तुम्हारे कुआं पर नहीं बैठना जाता था, दलितों के लिए तुम्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, दलितों को बहू बेटी को छीन लिया जाता था, उनका बलात्कार कर दिया जाता था। ये क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अपने मंच से कहती है? तो इसलिए दलित भाई से आप लोग से कहना चाहता हूँ कि बहन जी का हाथ मजबूत करो। ये वाला आपको बार बार चांस दिया जा रहा, बार बार चांस नहीं मिलेगा। इस बार अपने आपस की लड़ाई छोड़ के, अपने आपस की लड़ाई मेरे दलित भाई छोड़ के इस बार बहन जी को साथ आइए, उनका हाथ मजबूत करिए, कंधे से कंधा मिला के चलिए। और हमारे देश के एक युवा आ गया आनंद भाई, उनका हाथ मजबूत करिए। और रही बात आपको चंद्रशेखर की, मैं दलित भाई कह देना चाहता हूँ, उस दलित भाई को, वो भी एक दलित लड़का है, उस चंद्रशेखर से भी कह देना चाहता हूँ कि अरे बेवकूफ़, ये मजबूत के टाइम मिला है, आपस में पहले से भी अंग्रेजों की इनकी ब्लड है कि फूट करो राज करो। ये तुम्हें दलितों दोनों भाई को लड़वा देंगे आपस में, बाद में मलाई ये खा जाएंगे। मैं इसलिए दलित भाई से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि जो अपनी सारी गलतियाँ भूल के आपस में लड़ के वोट करने के बाद बहन जी का हाथ मजबूत करोगे, तब देखते हैं कि तुम्हारा प्रशासन नहीं सुनता है, कि नौकरी नहीं लगती है, अधिकार नहीं मिलता, संविधान नहीं बचता, फिर तब कहना। अभी आपने आकाश आनंद का जिक्र किया। जी जी जी। तो आकाश आनंद कुछ दिन पहले जी उन्होंने कहा कि कौन चंद्रशेखर आजाद, मैं जानता ही नहीं। रियल उनका संघर्ष है, चंद्रशेखर का संघर्ष तो है। सी मैं वही कह रहा, कौन थे चंद्रशेखर आजाद? बहुजन समाज पार्टी जो बहन कुमारी पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने, वो बहुजन के मतलब सभी के लिए, ये देख तो क्या लिखता है, दलित में सभी बिरादरी आती है। दलित मतलब जितना खटीक, पासी, वाल्मीकि वगैरह वगैरह सब आती है। ये सिर्फ क्या लिखता है, द ग्रेट चमार दलित में नहीं, वो बहुजन को सभी के साथ लेके चलती है। वो छोटी मोटी भीम के नाम से आप उनको राजनीति करो, भीम का पोस्टर बेच के करो, संविधान उनका बेच के सौदा करो, दलितों को सौदा करो, दलित तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हाँ, आनंद भाई ने बहुत सही कहा, बहुत से रावण है। रावण कौन से है भाई? आपको नहीं लगता कि दोनों को साथ आ जाना चाहिए? दोनों को साथ आएंगे, ये रावण को सोचना चाहिए। रावण वही बहन जी, आप देखिए, बहन जी देखिए, अखिलेश भैया जैसे नहीं हुई, वो किसी के पास जाती हैं, वो आज भी फोन कर दे किसी के, कोई प्रदेश का 28 राज्य जितने राज्य हैं, आज भी किसी भी मुख्यमंत्री का फोन कर दे, तत्काल आ जाएंगे उनके साथ। आते ही नहीं आते भाईजान। चंद्रशेखर एक अपनी सीट के लिए गिड़गिड़ाता है। अरे बेवकूफ, दलितों को जो मान सम्मान बहन कुमारी मायावती जी बनाई है, जो कुर्ता पहनता हो टाइट करके पूरे मार्केट में जो घूमते, हम लोग गांव में घूमते, तुम साले उसको बेचने के लिए राज करते हो। एक सीट के लिए केसीआर के बेटी से मिलना चाहता है जो संविधान का विरोधी करता है, बताइए। लोकसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। अरे तो एक सीट के लिए क्या अपने बहन जी का हाथ मत करो, बहन जी तुम्हारे पास जाएंगी। अरे बेवकूफ, बहन जी एक भी गलतियां कर 100 गलतियां कर दे तब भी हम लोग बहन जी का हाथ देने वाले के साथ हमें कुछ नहीं चाहिए। बहन जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जा, हम लोग के यही काला रूचा होना चाहिए बस। ठीक है, अभी आपने कहा कि बीएसपी चुनाव के बाद समर्थन करेगी, हाँ, लेकिन पहले क्यों नहीं गठबंधन शामिल होने? मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ कि इनको ये पता चलना चाहिए ना कि हमारी पावर कितनी है, हमारे देश की जनता कितने साथ है। लेकिन अभी वैसे चल जाओ, अभी वैसे कह देंगे ना, ब्राह्मण देखो, ब्राह्मण एक भी वोट नहीं देते, इधर आओ भैया इधर आओ, ब्राह्मण एक भी वोट नहीं देते सपा को, ब्राह्मण एक भी वोट नहीं देते बसपा को, ब्राह्मण एक भी वोट नहीं देते कांग्रेस को। लेकिन क्या कहते हैं, जब सत्ता बन जाती है किसी तरह, तो ब्राह्मण घूम घूम कर कहता है कि मेरे वजह से तुम्हारी सरकार बनी है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब कांग्रेस के वोट भारतीय जनता पार्टी के कितना भी, अभी ये जो पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मंच पे क्या कहते हैं, दलित एक भी वोट नहीं दिए हैं, मुस्लिम एक भी वोट नहीं दिए हैं, तो कहाँ से तुम्हारी सीट आ जाती है भाई, कहाँ से आ जाती है? इसलिए अपनी इस बार पावर दिखाना जरूरी होता है कि हमारे दलित भाई और हमारे मुस्लिम भाई एक हो रहे हैं। ध्यान देना,
दलित मुस्लिम में एकता हो सकती है, आरएसएस में मुस्लिम में एकता नहीं हो सकती है। ये मैं आपसे वादा करता हूँ चैनल के द्वारा, कहीं घुमा देना। 2022 का जो परिणाम आया वो बीएसपी के लिए सही नहीं था, और लेकिन हाँ। एक ही विधायक रहे उनके। एक ही लेकिन विधायक, लोकसभा वोट बैंक बढ़ा ना, वोट बैंक बढ़ा। 24 में कुछ बदलाव होगा, आपको लगता बदलाव है? होगा, बदलाव होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया की सरकार आने वाली है, उस इंडिया के सरकार में किंग मेकर बनने वाली है बहन कुमारी मायावती जी। ठीक है सर, बहन कुमारी मायावती जी किंग मेकर बनने वाली है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी आपने आम जनता की राय सुनी, उन्होंने पीएम मोदी का जो भाषण था लाल किले से उसके बारे में उन्होंने बताया। इसके साथ साथ उन्होंने जो परिवारवाद का जो पीएम मोदी द्वारा जिक्र किया गया था उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी, और इसके बाद बीएसपी की जो मौजूदा स्थिति है प्रदेश में उस पर भी उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन ताहा के साथ मैं अजीत राय, RNI न्यूज़, लखनऊ।